Hello, good morning students. This video is for the class 5th and subject is EVS. Chapter 4 we are beginning and the name of the chapter is breathing. ब्रीथिंग को जानेंगे हम, ब्रीथिंग को पढ़ेंगे आज. ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथ जिससे है ना, ब्रीथ से ब्रीथिंग बना है, बोलते ना सांस लेना, ब्रीथ. सो पहले इसको हम गो थ्रू, साथ ही साथ हम आपको हार्ड वर्ड कुछ एक्सप्लेन करेंगे ड्यूरिंग रीडिंग. साथ ही साथ अलग से हार्ड वर्ड हम आपको एक सीट पर लिख कर भी देंगे आपको आपके होमवर्क के लिए. और सॉल्यूशन सीट भी मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है, जो भी मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड कर रहा हूँ विद द हार्ड वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ बाय क्लोजिंग योर माउथ एंड पिंचिंग योर नोज. होल्ड का मीनिंग होता है एक तो होता है होल्ड मीन्स पकड़ना. भाई यहाँ पे ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ मतलब अपनी सांसों को रोको, होल्ड करो, रोको. बाय क्लोजिंग बंद करके, योर माउथ अपने मुंह को बंद करके, एंड पिंचिंग योर नोज और नोज को पंच करके. सो बेसिकली कहा गया है कि ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ, अपनी सांसों को रोकें, माउथ को बंद करके, नोज को पिंच करके. क्या होगा, इज इट कन्वीनियंट फॉर यू टू डू इट, क्वेश्चन मार्क है. कन्वीनियंट का मतलब होता है आसानी है, इसमें सरल फील कर रहे हैं आप. इज इट कन्वीनियंट, ये आपके लिए आसान है, फॉर यू टू डू इट आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, पूछा गया. तो आपका आंसर क्या होगा, आसान नहीं है. इट्स नॉट कन्वीनियंट, ये आसान नहीं है. बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा डियर स्टूडेंट्स, डोंट डू दिस एक्टिविटी. कुछ सेकंड के लिए आप कर सकते हैं कि भाई ठीक है, जस्ट टू फील इट, बट डोंट डू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. ज़्यादा समय तक ये एक्टिविटी ना करें, बिकॉज इट मे डेंजरस है ना. हाउ इट विल बी डेंजरस, वही सब इसमें हम रीड करेंगे, जानेंगे कि जो ब्रीथ लेना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है. ओके, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड ऑन टू दिस सिचुएशन. आपसे फिर पूछा गया है कि आप कितने लंबे समय तक इस सिचुएशन में रह सकते हैं. आपका आंसर होगा बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए. इज इट सो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर. सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना. कंक्लूजन ये निकाला है कि वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जीवित नहीं रह सकते किसके बिना, विदाउट टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर. एयर जो है एवरीवेयर है ना, हवा जिसको हम एयर को बोलते हैं हवा. अब इस हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, वो यहाँ पे नहीं बताया गया है आपका जो 5th स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से. बट हमारे लिए एयर इन अंदर लेना एंड गिविंग आउट छोड़ना हमारी लाइफ के लिए जरूरी है. वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जीवित नहीं रह सकते इस प्रक्रिया के बिना. दैट मीन्स एयर को हमें इन लेना है एंड गिविंग आउट छोड़ना है. ठीक है, ये कंक्लूजन बता दिया इसमें, लेकिन आगे हम जानेंगे इस चैप्टर में पूरा. ब्रीथिंग, अब ब्रीथिंग क्या होता है देखें. ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर. ये क्वेश्चन भी आएगा, ब्रीथिंग क्या होता है. ब्रीथिंग एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक मेथड है जिसमें टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, एयर को हमें लेना है और छोड़ना है. इसी प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है. प्रोसेस, प्रक्रिया. टेकिंग इन व्हाट, एयर, एंड गिविंग आउट व्हाट, एयर. एयर को अंदर लेना और छोड़ने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को ब्रीथिंग कहा जाता है. वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोज. हम एयर अपने नोज के, नाक के थ्रू लेते हैं, उसके माध्यम से लेते हैं. विच रीचेस द लंग्स. देखिए लंग्स प्लूरल है यहाँ पे, लंग्स को हिंदी में कहते हैं फेफड़े. 2 लंग्स हमारी बॉडी में होते हैं. आप देखें यहाँ पे एक लंग्स ये होगा जो लेफ्ट लंग कहलाएगा, एक लंग ये होगा राइट लंग. मतलब 2 फेफड़े होते हैं, इसलिए इसको लंग्स कहा गया है. सो वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोज. हम एयर अपने नोज से लेते हैं और उसको कहाँ पहुँचाते हैं, कहाँ जाती है वो, लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है. ठीक है,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलिंग। ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है इनहेलिंग। ऊपर वाला जो प्रोसेस था क्या था कि टेकिंग इन एंड गिविंग आउट, सांस को लेना और छोड़ना, उसको ब्रीथिंग कहा जाता था। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज, वी रीचेस द लंग्स। हम नाक से हवा लेते हैं लेकिन वो कहाँ पहुंचती है? फाइनली लंग्स में जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इनहेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनहेलिंग। ठीक है, ओके। आवर चेस्ट एक्सपेंड्स outwards and the diaphragm moves downwards making space for air to enter। देखिए यहां तक थे हम। our chest मीन्स छाती होती है ना, अपनी जो चेस्ट। expand मीन्स बढ़ना, फैलना। outwards बाहर की तरफ। and the diaphragm हमारी बॉडी में एक बेसिकली एक ऑर्गन है, एक बॉडी इंटरनल ऑर्गन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए डायफ्राम लिखा है एरो लगा के, डायफ्राम। इसको मध्यपट कहा जा सकता है हिंदी में, बट मैं कहूँगा प्लीज़ आप इंग्लिश मीडियम जो आपका मीडियम है दैट इज इंग्लिश मीडियम, सो आप ठीक है हिंदी जाने, बट प्लीज़ आंसर, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश ओनली। सो ये है डायफ्राम, मध्यपट। अब देखिए मध्यपट वर्ड अपने आप में काफ़ी कठिन शब्द है comparing to the diaphragm। okay, so and the diaphragm moves downwards, moves means हिलता है, जाता है, downwards नीचे की तरफ, making space for air to enter, है ना। अब मैं आपको इसको फिर से एक बार बताता हूँ कि our chest expands, हमारी छाती बाहर मतलब expand होती है, फैलती है बाहर की तरफ, outwards, and the diaphragm जो मध्यपट है आप देख सकते हैं ये नीचे जाता है, मूव्स डाउनवर्ड्स। सो इससे क्या होगा? मेकिंग स्पेस फॉर एयर टू इंटर। हमारी जो लंग्स है उनमें स्पेस बन जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि डायफ्राम नीचे चला गया। ठीक है, चेस्ट जो रिबकेज है वो बेसिकली एक्सपैंड हो गई आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो ये जो स्पेस है ये बड़ा हो गया, लंग्स में स्पेस बढ़ गया। स्पेस बढ़ने से वहाँ प्रेशर कम हुआ। सो हमने क्या किया? इनहेल किया नोज से ऑक्सीजन या एयर बेसिकली हमने इनहेल किया। ठीक है, तो ये हो गया इनहेलिंग, दिस प्रोसेस है ना। और चेस्ट एक्सपेंड्स आउटवर्ड्स एंड द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स मेकिंग स्पेस फॉर एयर टू एंटर। अब है ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलिंग। भाई अब हम छोड़ रहे हैं, एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सहेलिंग। ब्रीथिंग आउट, बाहर निकालना एयर। ठीक है, आवर चेस्ट, जब हम एक्सहेलिंग करते हैं तो क्या होता है? आवर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स सिकुड़ना। हमारी चेस्ट पहले एक्सपैंड हो गई थी इनहेलिंग में, अब सिकुड़ जाएगी आउटवर्ड से, फिर इनवर्ड हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। एंड द डायफ्राम राइजेस बैक टू नॉर्मल पोजीशन। ये जो डायफ्राम नीचे आ गया था इनहेलिंग के टाइम, इट विल कम बैक, इट विल गो बैक अगेन, फिर से उसी पोजीशन में चला जाएगा। चेस्ट भी एक्सपैंड थी, वापस से सिकुड़ गई, कंट्रैक्ट्स हो गई, डायफ्राम वापस से राइजेस हो गया। अब ये जब इतना हो गया तो क्या होगा? यहाँ जो स्पेस है लंग्स में वो क्या हो जाएगा? वापस से कम हो जाएगा, राइजेस बैक टू नॉर्मल पोजीशन। सो वापस से जब स्पेस कम हो गया तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया तो एक्सहेल हो गया, हवा बाहर निकल गई। इसी को बोलते हैं एक्सहेलिंग। मैंने आपको बता दिया इनहेलिंग में क्या होता है। इनहेलिंग में दो चीजें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए कि चेस्ट एक्सपैंड होती है, रिबकेज एक्सपैंड होती है बाहर की तरफ, और डायफ्राम नीचे आता है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, स्पेस ज्यादा हो जाता है, जिससे हम इनहेल। जब हम एक्सहेल करेंगे तो क्या होता है? डायफ्राम वापस से ऊपर चला गया, चेस्ट वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो स्पेस कम हो गया। स्पेस कम होने से प्रेशर बढ़ गया और एयर बाहर निकल गया। इसको बोलते हैं एक्सहेल। ठीक है, डोंट वरी, अच्छे से बताएंगे, कोई बात ना। मैं इस वीडियो को 2-3 पार्ट में करूंगा, बट आई विल टेल यू वेरी थोरोली डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, इट्स माय जॉब। हार्ड वर्ड भी दूंगा। इफ यू हैव स्टिल हैव
डाउट्स अबाउट दिस चैप्टर रिगार्डिंग हार्ड वर्ड, मैं आपको एक और कॉपी सेंड करूंगा हार्ड वर्ड की। साथ ही साथ अब की बार जो हार्ड वर्ड मैं आपको सेंड करूंगा उसमें उनके सिनोनिम्स भी राइट करूंगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि जो उनके समान इंग्लिश में ही है ना, जो इंग्लिश में ही जो उनके समानांतर जो शब्द हैं जिनके समान अर्थ वाले, वो भी हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके देंगे और इंग्लिश में भी सिनोनिम्स लिखेंगे। डोंट वरी, हमारा काम है एंड आप यू आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक थे हम। द डायफ्राम इज ए डूम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन इन अवर चेस्ट कैविटी बिलो द लंग्स। अब थोड़ा सा डायफ्राम के बारे में बताया। ये जो डायफ्राम है, मध्यपट जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा, इसकी शेप बताइए कि भाई ये डूम शेप्ड होता है। डूम मीन्स होता है एक तरह का गुंबद। आप देखें, इसको देखें, ऊपर से ऐसे आ रहा है, ये डूम शेप्ड हो गया ना, गुंबद की तरह। और ये मस्कुलर ऑर्गन है, ऑर्गन तो है भाई, ऑर्गन बहुत भी, हार्ट भी है, लंग्स भी ऑर्गन है, डायफ्राम भी ऑर्गन है, लीवर भी ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन है जिसको हम आगे अपनी बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन ये मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, कहाँ पे है? हमारी चेस्ट में है। इन अवर चेस्ट कैविटी, एक वर्ड है कैविटी, CAVITY। कैविटी मीन्स होता है स्पेस, या जिसको हिंदी में कई जगह छिद्र भी लिखा है। देखिए, सटीक अर्थ नहीं बनता, अगर छिद्र की बात करें तो शायद यहाँ पे मैच नहीं होगा, लेकिन स्पेस की बात करें, कैविटी मीन्स स्पेस, खाली जगह। सो ये जो है डूम शेप्ड जो ये डायफ्राम है ऑर्गन, कहाँ? इन अवर चेस्ट कैविटी बिलो लंग्स के नीचे यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे पोजिशन है इसकी, यही बताया गया है। चेस्ट कैविटी में है, नीचे बिलो द लंग्स। ठीक है, सो ये सब जाना हम थोड़ा आगे। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के प्रोसेस को जानते हैं, इतना पढ़ा हमने। ब्रीथिंग जाना, इनहेलिंग जाना, एक्सेलिंग जाना, थोड़ा हमने डायफ्राम के बारे में जाना। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसमें क्या होता है। वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम एयर अंदर लेते हैं, ठीक है। जब हम एयर अंदर लेते हैं तो उसमें एयर इज ए मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ और भी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट में होती हैं, कुछ और भी गैसेस होती हैं, बट मेनली 21%। मैं आपको रफली लिख के दिखाऊं, एक पेपर मुझे लेना पड़ेगा, ये रफ, हाँ यहाँ पे मेरे पास रफ है। सो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, डोंट वरी। मैंने यहाँ पे एयर वर्ड लिख दिया, AIR, एयर। सो एयर में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, जिसको हम O2 भी लिखते हैं। आप ऑक्सीजन याद करें, आपको बाद में सिखाया जाएगा O2। एंड 79% नाइट्रोजन, N2 लिखते हैं, जिसको NITROGEN कह सकते हैं। एक्चुअली ये जो 21% है ऑक्सीजन है, ये जो परसेंटेज है नाइट्रोजन, ये हमने मोटा मोटा लिया है, बेसिकली रफली तौर पे, आपकी समझने के लिए इतना काफ़ी है ना। अदरवाइज थोड़ा सा इसमें स्लाइटली कुछ और भी होता है, बट फॉर योर जो आपका स्टैंडर्ड है 5th क्लास का, आप इतना जाने कि 21% ऑक्सीजन होती है, 79% इसमें नाइट्रोजन होती है। सो उसी को हम एयर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एयर से हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ही कंज्यूम करती है, खाती है। वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू अवर नोज, ठीक है, नोज से हमने लिया, ठीक है। इट पासेस थ्रू द नेजल पैसेज इनटू द ट्रैकिया। देखिए एक ट्रैकिया वर्ड है जो श्वास नली और विंड पाइप भी कह सकते हैं। पैसेज का मतलब होता है रास्ता, मार्ग। इट पासेस, इट मीन्स यहां पे बात हो रही है ऑक्सीजन की। इट पासेस थ्रू द, किसके थ्रू? द नेजल पैसेज। इस जो नोज में जो अपना पैसेज होते हैं, नोज में जो नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, लेफ्ट नोस्ट्रिल्स होता है, बायां नाक, बाई नासिका, एक राइट नोस्ट्रिल्स होती है, दाई नासिका। सो उनसे थ्रू द नजाल पैसेज, वही नजाल पैसेज है। फिर वो कहाँ जाता है? ट्रैकिया में। कहाँ जाता है? यहाँ पे एक ट्रैकिया आ गया। देखिए और भी कुछ, जैसे यहाँ पे फेरेंक्स भी बताया, लेरेंक्स भी एक पार्ट है, बट वो बड़ी क्लासों में इनके बारे में फेरेंक्स क्या होता है, लेरेंक्स का क्या रोल होता है, ऑरल कैविटी है वो माउथ से रिलेटेड है, तो इनके बारे में डीपली बताया जाता है, मतलब डिटेल में बताया जाता है। बट आपका जो स्टैंडर्ड है उसमें कुछ एक
चीज़ों को, जो मेन ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे सीधा आपको बोला गया कि भाई नजाल कैविटी से हमने लिया, ऑक्सीजन लिया, फिर ये कहाँ पे आ गया, ट्रकिया में आ गया। ये जो ब्लू पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये है ट्रकिया। ट्रकिया TRACHEA, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ट्रकिया, ठीक है। सो इट पासेस थ्रू द नेजल पैसेज इनटू द ट्रकिया, जिसको श्वास नली हिंदी में कह सकते हैं, और विंड पाइप, इस ट्रकिया को विंड पाइप भी कह सकते हैं, विच इज अ टेबुलर स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो टेबुलर स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है टेबुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अगले सेंटेंस में बताई जाएगी ट्रकिया के बारे में, क्या है, द ट्रकिया इज सराउंडेड बाय कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर which do not allow it to collapse when there is no air in it। जो ट्रकिया है सराउंडेड मतलब चारों तरफ क्या है उसके, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। भाई कार्टिलेजिनियस क्या होता है, नरम हड्डी होती है, हड्डी होती है लेकिन ये नरम होती हैं। तो ये जो ट्रकिया है ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होती है, नरम हड्डी होती है इसके सराउंडिंग में। क्यों होती है, अगर ये नहीं होंगी तो ये कोलैप्स हो जाएगा। जब इसके अंदर एयर नहीं होगी तो ये कोलैप्स हो जाएगा, मीन्स गिर जाएगा। कोलैप्स का मतलब होता है कोई चीज ढह जाना, गिर जाना। जैसे हम खड़े हैं, हम कोलैप्स हो गए, दैट मीन्स हम गिर गए जमीन पे, या एक तरह से बीमार पड़ जाना है, कई वर्ड होते हैं। सो ये नरम हड्डी है, इसकी शेप को बनाए रखती है, इसको कोलैप्स होने से रोकती हैं। सो ट्रकिया इज सराउंडेड बाय कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर व्हिच डू नॉट अलाउ इट टू कोलैप्स। इनका काम है, कार्टिलेजिनियस जो नरम हड्डी, इनका काम है इसको कोलैप्स होने से बचाती है। व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, जब इसके अंदर एयर नहीं होती है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्टिलेजिनियस बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, हमारे ईयर में भी होती हैं और नोज में भी होती हैं। इसलिए देखा होगा हमारे ईयर को हम आसानी से बैंड कर सकते हैं। भाई बोन तो है लेकिन कार्टिलेजिनियस बोन्स हैं, नरम हड्डी हैं, नोज में भी हैं। तो कई जगह हमारी बॉडी में ये जो बोन है, नरम हड्डियां, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक ही चल रहे हैं। ओके, सो ट्रकिया के बारे में जाना, कोलैप्स के बारे में जाना। कोलैप्स का मीन्स होता है गिरना या बीमार पड़ जाना, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। सो द ट्रकिया ब्रांचेस आउट इनटू टू ब्रोंकी, ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्रोंकी, ईच लीडिंग इनटू अ लंग। ट्रकिया के बारे में बताया कि ये ब्रांचेज आउट मतलब इसकी ब्रांचेज बन जाती हैं इनटू टू ब्रोंकी, ये टू ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकी है ना, ब्रोंकी, ठीक है। ये भी एक वर्ड है, देखिए बॉडी पार्ट्स का एक वर्ड है ब्रोंकी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोंकी। तो दो, ये जो ट्रकिया है ये दो ब्रोंकी बन गया आपका, ठीक है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं इसको हिंदी में देखेंगे तो ये श्वास नली, ब्रोंकियल्स बोलते हैं, ब्रोंकियल्स ट्यूब बोलते हैं, श्वास नली, वही सब आएगा, लेकिन सब अलग अलग वर्ड है ब्रोंकी, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं आप, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश टू इंग्लिश ही हमें जाना हमारे लिए अच्छी बात है। सो इनटू टू ब्रोंकी ईच लीडिंग इनटू ए लंग, मतलब ट्रकिया से दो ब्रोंकी में डिवाइड हुआ, फिर एक लंग में एक चला गया, ठीक है। लंग्स आर सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, ये किस सॉफ्ट मस्कुलर, ये भी मसल से बने हुए ऑर्गन्स हैं लेकिन सॉफ्ट है। प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, प्रोटेक्टेड मीन्स प्रोटेक्ट करता है उनको, आवरण देता है ना। हम किसी, जैसे एक मदर अपने बेबी को प्रोटेक्ट करती है, वो उसका संरक्षण करती है ना, यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है। कौन दे रहा है? रिबकेज, बाय द रिबकेज। रिबकेज क्या है? लंग्स को प्रोटेक्शन दे रहा है। रिबकेज क्या होता है? जो हमारे रिब, जो हमारे चेस्ट में रिब देखी होंगी, जो बोन से बनी होती है ना, रिब्स, है ना। सो उन रिब्स का एक तरह का केज है, वो केज इन लंग्स को कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि आप बड़ी क्लास में जानेंगे कि भाई जो बोन्स हैं, बोन्स का बहुत बड़ा रोल है, हमारे स्ट्रक्चर को भी बनाती हैं, बॉडी को शेप भी देती है ना, अपराइट भी खड़ी करती है बोन, लीवर का काम भी करती है, मूवमेंट में भी हेल्पफुल है। साथ ही साथ बोन जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं,
इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी में, उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। जैसे यहाँ पे जो रिब केज है, केज मीन्स होता है पिंजरा, तो रिब केज मतलब एक तरह से रिब का बना हुआ जो केज कह सकते हैं, पिंजरा है, वो फेफड़ों को, लंग्स को प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हार्ट को भी प्रोटेक्शन दे रहा है, डायफ्राम को भी प्रोटेक्शन दे रहा है, नो डाउट। बट यहाँ पे इतना ही लिखना है, कोई बात नहीं। The ऑक्सीजन passes into the blood। अब देखिए ऑक्सीजन कहाँ आ गया था, लंग्स में आ गया था, लेकिन हमें आगे भी देखना है। The ऑक्सीजन passes into the blood from the lungs। अब लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा एंड रीचेज ऑल बॉडी पार्ट्स, और पूरी बॉडी में एवरी सेल में जाएगा। इसने डायरेक्टली बता दिया। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, लंग्स में जो ऑक्सीजन है पहले वो आपके हार्ट में जाएगी, हार्ट उसको पंप करेगा और हार्ट उसको पूरी बॉडी में कंप्लीट ऑर्गन्स को, बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन देगा। लेकिन यहाँ पे इतना थोरोली नहीं बताया गया आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट आप जान लें हमने ऑक्सीजन लिया या वो आया हमारे लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ गया, हार्ट में गया, और हार्ट में ब्लड के साथ मिक्सस मीन्स हो के ऑलरेडी ये प्रक्रिया चल रही है लंग से ही। और हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, पूरी बॉडी में चला गया, वहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, बॉडी सेल ने एनर्जी बना ली, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया काफ़ी ऑक्सीजन। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ गया, और हार्ट से वापस वो कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और वापस से ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा, और यहाँ से फिर से बॉडी में चला जाएगा। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली बता दिया गया है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया गया है कि द ऑक्सीजन पासेस इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, कि लंग्स से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जा रहा है, जबकि हार्ट से जाता है, पहले लंग्स से हार्ट में आएगा, एंड रीचेज ऑल बॉडी पार्ट। सिमिलरली ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन ब्लड में बॉडी पार्ट्स हर एक सेल में जाएगा तो वहाँ पे कंज्यूम कर लिया जाएगा, एनर्जी बनती है उससे, लेकिन उससे क्या बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, काफ़ी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द नोज। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये अपनी लंग से बाहर आ जाएगी, लंग फ्रॉम द बॉडी थ्रू द नोज, नोज के द्वारा ये बाहर चली जाएगी। तो ये सब था, ठीक है। द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन हेल्प्स इन बर्निंग द फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं किस में हेल्प करती है, बर्न मीन्स जलाना, बर्निंग द फूड। या फूड का जलाने का मतलब है कि फूड को डाइजेशन में हेल्प करके बर्न कर रही है। भाई हमने फूड खा लिया और फूड तो सेल तक जाएगा नहीं, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो उसको बर्न करेगी, ठीक है, उसको ब्रेक करेगी एंड रिलीजिंग एनर्जी, और उससे एनर्जी बनाएगी। उससे क्या बनाएगी, एनर्जी, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो बहुत डिटेल में बताया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। किसको, द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन हेल्प्स इन बर्निंग द फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी। जो ऑक्सीजन हम लिया और जो हमने फूड लिया, वो फूड को बर्निंग का काम ऑक्सीजन करती है, और क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है, निकालती है। एनर्जी को हिंदी में हम क्या कहेंगे, ऊर्जा, जिससे हम काम करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। कई बार एक क्वेश्चन भी बन जाता है भाई कि ये बताइए कि क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। थोड़ा मैं यही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है इसमें कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फर्क है, डिफरेंस है। तो देखिए, रेस्पिरेशन तो इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम फूड को बर्न कर रहे हैं, जिससे रिलीज हो रही है एनर्जी, उस प्रोसेस को तो कहते हैं रेस्पिरेशन। जबकि ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज द, यहां पे आया था, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, जिसमें हम हवा अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है जो फूड को बर्न करके क्या कर रही है? एनर्जी रिलीज कर रही है। इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो हमारा और करते हैं, हाफ पार्ट इसका लेंगे चैप्टर का। सो द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन हेल्प्स इन बर्निंग द फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी। हमने कवर कर लिया, यहाँ तक मैं रिपीट कर गया। इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज carbohydrates in the food into energy which is required to carry out several activities in the entire lifetime। देखिए एक वर्ड आया कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए हमारी डाइट का एक पार्ट है, जो फूड हम खाते हैं उसको डाइट बोलते हैं। और एक वर्ड होता है बैलेंस डाइट बेटा। तो बैलेंस डाइट वो होता है कि भाई बैलेंस, देखिए जिसका नाम है बैलेंस, मतलब वो डाइट जिसमें बैलेंस तरीके से, प्रॉपर प्रोपोर्शनल तरीके से, प्रॉपर अनुपात में हम कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, प्रोटीन भी लें, फैट भी लें, विटामिन एंड मिनरल्स भी लें, उसी को हम कहेंगे बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमारी डाइट बैलेंस नहीं रहती, भाई प्रोटीन कम हो गया या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो गया, लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी में उसके रिजल्ट खराब निकलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस डाइट लो। या हम में कोई विटामिन डिफिशियंसी हो गई तो हम कोई विटामिन की वजह से जो डिजीज हो जाती हैं उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें कोई मिनरल्स की कई बार बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, है ना। ठीक उसी तरह हर चीज़ का एक रोल है। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि जितनी जो चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए हम उतना अनुपात में लें। ठीक है, तो उसी से एक वर्ड निकला है, मैंने बात कर रहा था कि प्रोटीन एक वर्ड होता है। प्रोटीन क्या होते हैं बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, फैट क्या होता है पढ़ाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे उनसे एक वर्ड आ गया कार्बोहाइड्रेट्स। सो इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट्स भी दिया गया है, इन द फूड इनटू एनर्जी। कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज इन द इंटायर लाइफ टाइम। बिल्कुल भाई, हम डे टू डे या पूरी ज़िंदगी में बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं। सो वो पॉसिबल तभी तो हो रहा है कि हमें एनर्जी मिल रही है, हमारी मसल्स को एनर्जी मिल रही है। अब मैं बोल भी रहा हूँ तो इसमें भी मुझे एनर्जी चाहिए, मैं अपना ये मूवमेंट कर रहा हूँ, मैंने पेन होल्ड भी कर रखा है तो इसमें भी मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। मैं मूवमेंट करता हूँ उसमें एनर्जी की ज़रूरत है, हम वॉक करते हैं तो वहाँ पे भी हमको एनर्जी चाहिए। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड एनर्जी। इवन फूड को डाइजेशन करने में भी हमें एनर्जी चाहिए, फूड खाने में भी हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो ये बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। सो ये हमने पढ़ा टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटी सेवरल का मतलब होता है अनेक, सेवरल एक्टिविटीज, हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटीज़ को हम हिंदी में क्या बोल देंगे, जैसे क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं ना। इन द इंटायर का मतलब होता है पूरी लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी, इंटायर लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी सेवरल एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा 28-29 मिनट का हो गया है। मैं थोड़ा सा एक टॉपिक और कवर करता हूँ थोड़ा सा क्विकली, जिसमें लिखा है रेट ऑफ ब्रीथिंग, ये और कवर कर लेता हूँ मैं। रेट ऑफ ब्रीथिंग, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है इसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो हम ब्रीथ करते हैं उसका क्या रेट है। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट वी ब्रीथ वेरी फास्ट व्हेन वी आर प्लेइंग और इंडल्ग्ड इनटू अ फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ एक वर्ड है इंडल्ग। इंडल्ग का मतलब होता है शामिल होना, या कोई चीज एक्टिविटी करना, है ना, इंडल्ग्ड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मार्क, भी आपने कभी नोटिस किया, नोटिस्ड दैट वी ब्रीथ वेरी फास्ट, हम बहुत जल्दी से सांस लेते हैं। कब? व्हेन वी आर प्लेइंग, जब हम खेल रहे होते हैं। और इंडल्ग्ड इनटू फिजिकल एक्टिविटी,
या कोई शारीरिक क्रिया हम कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा आप बहुत तेजी से, हम सब बहुत तेजी से ब्रीथ लेते हैं। सो यहाँ पे जो वर्ड है इंडल्ग्ड, आपके लिए नया वर्ड है जिसका मतलब होता है कि भाई शामिल होना, कोई है ना, इंडल्ग्ड। दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर फिजिकली एक्टिव वी नीड मोर ऑक्सीजन टू गेट मोर एनर्जी फॉर द बॉडी। अब देखिए, दिस इज बिकॉज, ये किस लिए, व्हेन वी आर फिजिकली एक्टिव, जब हम शारीरिक तौर पे एक्टिव होते हैं, मतलब कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे हम खेल रहे हों या कोई रनिंग कर रहे हों, वॉक कर रहे हों, सो वी नीड मीन्स जरूरत है, मोर ऑक्सीजन, मोर मीन्स ज्यादा ऑक्सीजन पे हमने डिस्कस कर लिया, टू गेट मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी के लिए, फॉर द बॉडी के लिए। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हम ज़्यादा परिश्रम लगाते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो वहाँ पे हमें एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लाइकवाइज, ठीक इसी तरह व्हेन वी आर स्लीपिंग और एट रेस्ट, जब हम सो रहे होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं, और ब्रीथिंग स्पीड इज स्लो, हमारा जो ब्रीथिंग स्पीड है वो स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है ना। Our heartbeat also increases, हमारा एक हार्ट बीट होता है, हमारा हार्ट पंप करता रहता है, बीट करता रहता है। हार्ट के बारे में एक्चुअली काफ़ी लंबा हम डिस्कस कर सकते हैं हमारा। और हार्ट बीट्स ऑल्सो इंक्रीजेस व्हेन वी ब्रीथ फास्ट। भाई जब हम ब्रीथ फास्ट कर लेते हैं, हमने रनिंग की तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ गई, फास्ट ब्रीथिंग चालू कर दिया। जब हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ गई तो हमारा हार्ट बीट बढ़ गया। अ नॉर्मल अडल्ट हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। यहाँ पे बताया गया कि भाई नॉर्मल, अगर हम बैठे हैं, कोई ऐसी फिजिकल ज़्यादा हार्ड फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारा बीट्स होती है, एक तरह की धड़कन, हमारा जो हार्ट बीट करता है, धड़कता है, लगभग 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में 72 बार एवरेज निकाली गई है। दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट, जिसको हम हार्ट बीट भी कहते हैं। हार्ट बीट की, भाई हार्ट का 1 मिनट में बीट करना, धड़कना इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो हार्ट का 1 मिनट में कितना हार्ट बीट है, 72 है, बट एट रेस्ट, ध्यान दें रेस्ट पे। यही हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है जब हम दौड़ते हैं, 100 भी हो जाती है, 120, 140 तक भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम, और भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। सीधी सी बात, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी हार्ड कर रहे हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, और हम रेस्ट में हैं तो ये रहेगा 72 जो एवरेज लिया गया है। अब आपको एक और चीज़ बताई गई कि प्लेस योर फिंगर ऑन द इनर साइड ऑफ योर रिस्ट। रिस्ट होती है कलाई। आपको बताया गया है कि अपनी हार्ट बीट को आप कैसे नोटिस करें, कैसे फील करें। भाई आप अपनी प्लेस योर फिंगर, अपनी उंगली इनर, अंदर की तरफ, रिस्ट के अंदर की तरफ, ये जो पार्ट है आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर कई बार ऐसे जब हम सिक होते हैं, बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे फील करते हैं। तो बेसिकली क्या देखते हैं फील करके, यही देखते हैं कि इनकी हार्ट बीट कैसी चल रही है, ये हार्ट बीट ठीक से चल रही कि नहीं। तो हमें भी बताया गया है कि प्लेस योर फिंगर्स ऑन द इनर साइड ऑफ योर रिस्ट, ऑन द साइड ऑफ योर रिस्ट और ऑन द साइड ऑफ योर नेक। देखिए मैं अपनी नेक तो इस वीडियो में नहीं दिखा सकता बिकॉज ये वैसा इसका है जो स्टैंड है, लेकिन अगर आप देखें ये जो गर्ल है, ये फीमेल है, इसने एक दूसरा बेसिकली प्रोसीजर है कि आप अपने कैरोटिड पल्स होती है, कैरोटिड हम कह सकते हैं, जिसको पल्स मीन्स नाड़ी होती है, जो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अपना हार्ट होता है स्लाइटली लेफ्ट साइड अपना चेस्ट में, सेंटर से स्लाइटली लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से काफ़ी क्लोज होती है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, थ्रोट पे, यहाँ पे गले पे होती है कैरोटिड पल्स। सो बिकॉज ये हार्ट से काफ़ी क्लोज है तो ये अच्छे से फील किया जा सकता है, बोलते हैं ना, अच्छे से धड़कता हुआ फील किया जा सकता है इसको। सो यहाँ पे आप इसको फील कर सकते हैं ऐसा अपना, जैसा इसने दिखाया गया है कि अपना लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से, बेसिकली आई थिंक लेफ्ट हैंड से आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। आप अपना ऐसे लगाएं तो डेफिनेटली आप फील करेंगे। आप अपने घर पे एक्टिविटी करके देखें, आपको ऐसा बीट नज़र आएगा, या आप अपना रिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं। दिस
रिदमिक बीट इज कॉल्ड द पल्स, इसी को हम बोलते हैं पल्स। एक तो हो गया हार्ट बीट, एक हो गया पल्स, है ना। पल्स बोलते हैं ना, नाड़ी चेक करते हैं, हिंदी में कहते हैं पल्स, नाड़ी, तो इसी को बोलते हैं पल्स। भाई पल्स चेक कर रहे हैं, तो ये जो रिदम है, एक परफेक्ट रिदम रहता है, ऐसे चलती रहती है ना, ढक ढक ढक, इसी को बोलते हैं रिदम। रिदमिक बीट इज कॉल्ड द pulse. So dear students, the video is going to be lengthy. That's all in this video. Have a great day. See you in the next video.